हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज हम लोग मुस्लिम लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वक्फ। तो वक्फ क्या कंसेप्ट है, काफ़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को समझने में, तो इसको हम लोग पेशेंसली सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही डिस्कस करूंगी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वक्फ मीनिंग क्या होता है। तो इसका मेन सिंपल वन वर्ड में अगर मीनिंग समझा जाए तो उसका मतलब है डेडिकेशन या डिटेंशन। ठीक है, डेडिकेट करना या डिटेंड करना। तो क्या डिटेंशन करते हैं, क्या हम लोग डेडिकेट करते हैं? तो वक्फ में जो है वो प्रॉपर्टी डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी दिया जाता है, दान किया जाता है। किस किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ परपिचुइटी, ताकि वो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि दान किए फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जिसमें कि परपिचुइटी हो। ठीक है, परपिचुइटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर। उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए ही वो डेडिकेशन किया जाए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मीनिंग है इतना ही है। सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है और मैंने वो प्रॉपर्टी वक्फ में दे दिया है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो, सपोज मुस्लिम के कुरान पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए वो जगह का इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि वहाँ पे लोग आके आसानी से और शांति के साथ जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है, तो वो प्लेस जो है मैंने डेडिकेट कर दिया है पब्लिक पर्पस के लिए, इरेस्पेक्टिव कि उसमें कौन से आएंगे, कि सिर्फ मेल आएंगे या फीमेल आएंगे या फिर शिया मुस्लिम्स आएंगे या सुन्नी मुस्लिम्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। मैंने कहा है कि यहाँ पे लोग आएंगे जब नमाज पढ़ना होगा, और वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छे से मैंने एसी लगवा दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, शांति मेंटेन रखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो सारी सुविधाएं हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने डोनेट किया है, मैंने डेडिकेट किया है, तो वो हमेशा के लिए ही किया है। और इसमें ये होता है कि जो डेडिकेशन होगा वो किसी थर्ड पर्सन को, किसी इंसान के लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर किसी का वो ओनरशिप नहीं रह जाएगा। वो मैंने ऑलमाइटी के लिए अगर किया है। ठीक है, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परमानेंट नेचर का होगा और वो ऑलमाइटी में वेस्ट कर दिया जाएगा। उसमें मेरा अब कोई इंटरेस्ट पर्सनल नहीं रहेगा, वो मैं उसको ही वक्फ बोला जाता है। तो ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट है 1930, उसमें ये कहा गया है वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन, एक पर्सन द्वारा जो प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ, जो कि मुसलमान हो, जो कि मुस्लिम हो, बाय फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का, फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल। ठीक है, रिलीजियस काम के लिए हो, चैरिटेबल हो, पायस वर्क के लिए जो है वो डेडिकेट कोई प्रॉपर्टी को कर दिया गया है, वो इंसान कर सकता है जो कि खुद मुस्लिम हो। ठीक है, मुस्लिम ही इंसान कर सकता है, कोई दूसरा धर्म का इंसान जो है वो वक्फ में प्रॉपर्टी नहीं डेडिकेट कर सकता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 में ये बताया गया है वक्फ का मीनिंग। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। अब कितने तरह के वक्फ होते हैं? वक्फ 2 तरह के होते हैं, टेस्टामेंट्री या इंटरविवोस। टेस्टामेंट्री का मीनिंग है कि जब जैसे नॉर्मली विल के टाइप का क्रिएट किया जाता है और वो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब तक वो जीवित है तब तक नहीं, तो वो टेस्टामेंट्री हो गया। और इंटरविवोस हो गया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मैंने लाइफ टाइम में मैं अभी जीवित हूँ, मैं भी जीवित अवस्था में ही मैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो वो इंटरविवोस हो गया। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है स्पेसिफिकली मेंशन कहीं पे भी कि ये फॉर्म फिलअप करना होगा, ये प्रोसेस के थ्रू जाना होगा तो ही आपका वक्फ जो है वह वैलिड कहलाएगा। ऐसा कुछ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि उस वक्फ को वैलिड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। फिर वक्फ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से MCQ, कि वक्फ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द वैल्यू ऑफ ₹100, 100 से या फिर उसके ऊपर तक के वैल्यू का कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जिसका वैल्यू इस तरह का हो, इज क्रिएटेड बाय ए रिटन इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाना चाहिए, और उसमें कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से। 100 से अधिक प्रॉपर्टी का जो जितना भी वैल्यूएशन होगा सबका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक वक्फ वो वैलिड होने के लिए ऐसा कोई कंटिजेंसी उसमें नहीं होना चाहिए, फ्यूचर कंटिजेंसी की अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ही जो मेरा वक्फ है वो वैलिडेट होगा, अदरवाइज नहीं। सपोज मैंने कुछ भी किया है कि अगर मेरी जो औलादे हैं वो अगर उसमें से एक औलाद होता है या 2 औलाद होता है, इस तरह से मैंने कुछ भी अगर कंटिजेंसी बनाया है कि सपोज मेरी शादी के बाद अगर मुझे कोई औलाद नहीं होते हैं तो वो वक्फ पे नहीं जाएगा। और अगर मेरे पास औलाद हो गए 2 या 2 से अधिक या कितने भी औलाद अगर हो जाते हैं तो वो जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो ये कंटिजेंसी हो गया, फ्यूचर किसी टर्म पे डिपेंड करता है ना कि वो कॉन्सिक्वेंस फुलफिल होगा तो वक्फ होगा। तो जहां भी ऐसा कंटिजेंसी होगा वहां पे वक्फ जो है उसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, कंटिजेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसको इमेमोरियल यूजर के थ्रू भी इसका जो है वो इन्फर किया जाता है। ठीक है, ए वक्फ में बी इन्फर्ड फ्रॉम इमेमोरियल यूजर even though there may be no direct evidence to show when and how it was originally set apart। ठीक है, इमेमोरियल किसी पर्सन के थ्रू या कहीं से भी आ सकता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो उसका डायरेक्ट एविडेंस ही मिले कि कैसे उसमें आया, वो कौन दिया, कैसे आया, किस समय दिया, इतना जानना डिटेल जरूरी नहीं है। बस इमेमोरियल टाइम से भी अगर सपोज कोई मॉस्क यूज हो रहा है, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए या किसी चैरिटेबल पर्पज में, तो उसको मान लिया जाएगा क्योंकि ये कब से यूज हो रहा है किसी को याद नहीं, लेकिन हो रहा है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एसेंशियल्स होते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर हनाफी लॉ। तो मैं दोनों लॉ के बारे में ही बता दूंगी, हनाफी लॉ और शिया लॉ, दोनों में ही क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स होने चाहिए वैलिड वक्फ के लिए। तो सबसे पहला हनाफी लॉ में 5 पॉइंट्स है कि परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ठीक है, जो कोई टेम्परेरी नहीं कि 10 साल 5 साल, ऐसा नहीं, परमानेंट होना चाहिए। और एक जो वाकिफ है, जो देता है पर्सन, जो मतलब डेडिकेट करता है, उसको वाकिफ बोला जाता है। तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीजें हैं कि उसको कॉम्पिटेंट पर्सन होना पड़ेगा। उसको जो वाकिफ है वही एक्चुअल ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। सपोज मैं ओनर हूं तो मेरे बिहाफ में कोई और उसको वक्फ प्रॉपर्टी में डेडिकेट नहीं कर सकता है, मैं ही करूंगी। वाकिफ प्रॉपर्टी, वाकिफ का जो है वो जो है वो उसका ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जो कि वक्फ में जा रहा हो। फिर वो रिलीजियस होना चाहिए। ठीक है, रिलीजियस पर्पज में ही यूज होना चाहिए। और इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसे मैंने बताया कोई भी कंटिजेंसी उसमें अलाउड नहीं है, तब वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो ये सारे जो है वो हनाफी लॉ के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और एक बार इंटरव्यूवर्स के द्वारा अगर वक्फ दे दिया गया है तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आज मैंने दे दिया, 10 साल के बाद मैं अभी भी जीवित हूँ, मैं अभी भी अलाइव हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो वो बिल्कुल भी इरिवोकेबल है। एक बार हो जाने के बाद आप वापस उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ए वक्फ इंटरव्यूवर्स वंस इट इज वैलिडली कंस्टिट्यूटेड, वैलिडली जब भी कंस्टिट्यूट हो जाए, इज इरिवोकेबल। पॉइंट्स याद रखिए, इरिवोकेबल। मैंने सारे पॉइंट्स में बना लिए हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी कि वक्फ एक्चुअली होता क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसीलिए मैंने ये आपको इस तरह से मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ, निचोड़ है। उसके बाद शिया लॉ के अंदर क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि वक्फ होने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे अंडर शिया लॉ। अभी तक मैंने जितने 5 पॉइंट बताए वो हनाफी था। अब शिया लॉ में है इट मस्ट बी परपिचुअल, मैंने बताया, जिसमें कि लास्टिंग फॉरएवर का क्वालिटी होना चाहिए। इट मस्ट बी परपिचुअल, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ये तो सेम है, एब्सोल्यूट है और अनकंडीशनल, यानी कोई कंटिजेंसी इसमें भी नहीं होना चाहिए। पोजीशन मस्ट बी गिवन ऑफ द थिंग एप्रोप्रिएटेड, जो चीज मैंने डेडिकेट किया है उसका पोजीशन भी तुरंत ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोजीशन जो है मेरे पास ही रहेगा, यूज हो रहा है लेकिन पोजीशन उसका मैं किए हुई हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। पोजीशन भी तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। इट मस्ट बी एंटायरली टेकन आउट ऑफ द वाकिफ हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब पूरी मेरे से डिटैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको वक्फ प्रॉपर्टी में तो दे दिया लेकिन उससे जो जनरेट हो रहे हैं इनकम वो मैं उसका यूज कर रही हूँ या वो ही मेरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वक्फ में शिया लॉ में थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि आप एक बार आप दे चुके हैं तो उससे आप ईट आउट नहीं कर सकते, उसके पैसे से आप खुद खा नहीं सकते हैं इन जनरल। ठीक है, तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। अब डिस्टिंक्शन आता है 2 पॉइंट्स पर, शिया लॉ और सुन्नी लॉ ऑफ वक्फ का। तो एज टू कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन पे इसका क्या होगा। सबसे पहला जो है वो है कि सुन्नी लॉ में
वाक्फ इंटरविवोस इज कंप्लीटेड बाय अ मियर डिक्लेरेशन ऑफ एंडोमेंट बाय द ओनर। ठीक है, एक बार डिक्लेयर कर दिया वो हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा इंटरविवोस सुन्नी लॉ में। लेकिन शिया लॉ में वाक्फ इंटरविवोस कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ए मेयर डिक्लेरेशन। सिर्फ आज से डिक्लेयर कर दिया वैसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, वो शिया लॉ में जो है वो बाइलैटरल होगा। सुन्नी लॉ यूनिलैटरल था, वन साइडेड हो गया। इसमें बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देयर मस्ट बी ऑल्सो डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पोजीशन का भी डिलीवर होना बहुत जरूरी है। इफ द सेटलर अपॉइंट्स हिमसेल्फ एज फर्स्ट मुतावाली, ही मस्ट डिक्लेयर दैट ही इंटेंड्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी देयर आफ्टर एज अ ट्रस्टी एंड नॉट एज एन ओनर। अगर वो मुतावाली को अपॉइंट करता है, उसमें उसको देना होगा कि डिक्लेयर करना होगा कि वो जो है इंटेंड करना चाहता है उस तरह से कि वो उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करे ट्रस्टी के तौर पे, एज नॉट एज एन ओनर। ठीक है, वो ट्रस्टी के तौर पे उसको होल्ड कर सकता है उसकी देखभाल के लिए। उसका ओनर उस समय वो नहीं कहलाएगा। ये शिया लॉ में कंप्लीशन के बारे में दिया गया है कि सुन्नी लॉ जो है वो यूनिलैटरल है और शिया लॉ में जो है वो कंप्लीशन बाइलैटरल होगा। और एज टू रिजर्वेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा सुन्नी लॉ में कि द सेटलर मे प्रोवाइड फॉर हिज मेंटेनेंस आउट ऑफ इनकम ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें जो है मेंटेनेंस अपना चला सकता है एंड मे रिजर्व द होल इनकम फॉर हिमसेल्फ फॉर हिज लाइफ। सुन्नी लॉ में ये थोड़ा बहुत छूट है कि आप उसके जो इनकम जनरेट हो रहे हैं उससे आप अपना खर्च चला सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेकर भी या फुल्ली भी, उसका पूरा इनकम से भी आप जो है अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन उसमें वक्फ जैसा कुछ होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको दे दिए बस नाम के लिए और बाकी यूज हम खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वक्फ में दे देने के बाद हम उससे अपना खर्चा चला सकते हैं, ये सुन्नी लॉ का मेन कहना है। लेकिन शिया लॉ का क्या कहना है कि द सेटलर शुड नॉट ईट आउट ऑफ द वक्फ, उसको खुद उसके पैसे से कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, और पोजेशन भी जो है वो तुरंत ट्रांसफर कर देना होगा। ये हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ एज टू रिलेशन विद वक्फ में क्या क्या उसका मेजर कहना है। तो दो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है रिलेटिंग टू वक्फ जो कि हम लोग को पढ़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहला है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। उसका जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 मैंने सबसे पहले उसमें क्या मीनिंग है वक्फ का वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसमें ये कहना है कि जब ये अमेंडमेंट हुआ 1964 में, सॉरी वो तो वक्फ एक्ट 1954। ठीक है, दो एक्ट पढ़ना है। सबसे तो वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और दूसरा है वक्फ एक्ट 1954। ठीक है, द वक्फ एक्ट 1954। तो सबसे पहला वाले में तो मैंने बताया कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उसमें कि उसके जो चिल्ड्रन हैं सेटलर के जो डेडिकेट कर रहा है प्रॉपर्टी उसका क्या होगा नहीं होगा। तो वो सारे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग डिस्टिंक्शन तक देखते हैं कि शिया एंड सुन्नी लॉ ऑफ वक्फ में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके बाद जो मुतावाली होते हैं अपॉइंट किया जाता है उससे रिलेटेड उनके राइट्स ड्यूटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।